हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग फ्री इंडिया बाय खुशी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करवा चुके हैं। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि। तो फ्रेंड्स ये हो गए प्रबंधन प्रक्रिया के अंग। अगर प्रबंधन प्रक्रिया के अंग पूछे जाएं तो इन्हीं में से कभी 2 पूछ लिए जाते हैं, कभी 4, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इनमें से आप सारे याद कर लीजिए, परीक्षा में जितने भी पूछे जाएं उतने लिख देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स विद्यालय प्रबंधन में क्या हो जाएगा? विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में यानी कम समय में और कम खर्चे में, सीमित संसाधनों द्वारा और कम संसाधनों द्वारा जो उद्देश्य है ना उसकी वो प्राप्ति कर ले, वही हो जाएगा विद्यालय प्रबंधन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण का महत्व क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स भ्रमण शैक्षिक से क्या हो जाएगा? शैक्षिक भ्रमण क्यों आवश्यक है या फिर इसका क्या महत्व है? तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि शैक्षिक भ्रमण का अभाव होने से बुनियादी शिक्षा जो मतलब हमारे आसपास है, हम उससे अनुभवों से दूर हो जाते हैं। जो हमारे आसपास वातावरण है, अगर हम घूमने नहीं जाएंगे तो उन सब अनुभवों से हम वंचित हो जाएंगे। और जैसे कि विषय दिए गए हैं विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इन विषयों के अंतर्गत भ्रमण जो है ना वो अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फ्रेंड्स, खेल कूद से बच्चे किन पक्षों का विकास होता है? तो खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, राष्ट्रीयता आदि, इन पक्षों का विकास होगा। तो फ्रेंड्स शारीरिक विकास भी होता है, खेल कूद और उनके मानसिक यानी जो मानसिक जो क्षमता होती है ना उसमें भी वृद्धि होती है और सामाजिकता भी बढ़ती है, क्योंकि अकेला तो बच्चा खेल नहीं सकता, वो और बच्चों के साथ खेलेगा तो सामाजिकता का भी विकास होगा और चारित्रिक विकास भी आएगा और राष्ट्रीयता, ये सारे जो पक्ष होंगे वो मजबूत हो जाते हैं खेल से बच्चों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स शिक्षकों से संबंधित पंजिका कौन कौन सी होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर। एक शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर होता है जिसमें शिक्षक जब सुबह उस स्कूल जाता है तो अपनी अटेंडेंस उसमें लगाता है कि हम कितने टाइम पर कॉलेज स्कूल में पहुँचे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वेतन रजिस्टर। तो फ्रेंड्स किस अध्यापक को कितना वेतन मिलता है उस रजिस्टर में लिखा होगा, तो वो हो जाएगा वेतन रजिस्टर। थर्ड हो जाएगा मिड डे मील रजिस्टर। तो फ्रेंड्स मिड डे मील जो इंटरवल में जो खाना मिलता है बच्चों को उसे मिड डे मील कहते हैं। उसमें सारा विवरण लिखा होता है कि किस दिन कौन सा भोजन मिलेगा, ये हो जाएगा मिड डे मील रजिस्टर। फोर्थ हो जाएगा पत्र व्यवहार रजिस्टर। नेक्स्ट है सेवा पुस्तिका आदि। तो फ्रेंड्स ये हो गए शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय अभिलेख
कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर। ये फ्रेंड्स हो जाएंगे वित्तीय अभिलेख रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। तो फ्रेंड्स बीआरसी जो है वो ब्लॉक स्तर पर करवाते हैं क्या? शैक्षिक गतिविधियां, और एनपीआरसी जो है वो न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि। तो फ्रेंड्स ये विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं क्या? भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन में जब पूछा जाए तो इनमें से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हो जाएंगे? बालक, शिक्षक और समुदाय। ये तीन जो हैं वो मानव संसाधन के प्रमुख घटक हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है, तो वह लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। तो लर्निंग कॉर्नर क्या हो जाएगा? सीखने का वह कोना जहां बालक बैठकर विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या व नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रेनबो, कलरव और गिनतारा। तो कक्षा 2 में 3 किताबें चलती हैं, और कौन कौन सी? रेनबो, कलरव और गिनतारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र व उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। तो फ्रेंड्स विषय वस्तु जो हो वो छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, और उन पाठ्य पुस्तकों में क्या होना चाहिए? चित्र व उदाहरण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती हैं? तो कौन कौन सी बनाई जाती हैं? कक्षा अनुसार और अध्यापक के अनुसार। ये 2 सामान्य विद्यालय में समय सारणी बनाई जाती हैं। जो कोई भी सामान्य विद्यालय हो कम से कम उसमें ये 2 समय सारणी अवश्य बनाई जाएंगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना। सेकंड हो जाएगा बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। तो फ्रेंड्स आत्म प्रेरित करके उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाता है, और किस लिए? सृजनात्मकता का विकास करवाने के लिए, उनके अंदर सृजनात्मकता आए, इसलिए ये प्रोजेक्ट कार्य करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी व्यवस्था जहां बालक बालिकाएं जो हैं वो समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, डाइट मेंटर कौन होते हैं, अथवा डाइट मेंटर के
कार्य लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। इसका नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उसके समाधान के लिए उपाय करते हैं। तो फ्रेंड्स, भ्रमण के द्वारा जब भी कठिनाइयों का अनुभूति होती है, मतलब कठिनाइयाँ मिलती हैं, अनुभव होती हैं बच्चों को, तो उनके लिए क्या किया जाता है, संकलन होता है और उनका विश्लेषण करते हैं। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उनके समाधान के उपाय किए जाते हैं। दूसरा नंबर है इसका, खेल विधियों तथा शिक्षण सामग्री के उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। तो खेल विधियों और शिक्षण सामग्री क्या क्या प्रयोग होगी उसको सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपनी किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। नंबर 5 हो जाएगा, बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। सेकंड नंबर है, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार ना होने देना। तीसरा नंबर है, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। फोर्थ नंबर है, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। 5 नंबर है, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। ये फ्रेंड्स हैं खेल के सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए फ्रेंड्स, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, लोच का सिद्धांत क्या है। तो लोच का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, प्रबंधन एक साधन है न कि साध्य। लोच के सिद्धांत, लोच ने क्या कहा है, प्रबंधन एक साधन है न कि एक साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है। इसका आंसर हो जाएगा, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। 21 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग अग्रलिखित कार्यों में किया जाता है। तो कौन कौन से कार्य हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए। फर्स्ट नंबर है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में। सेकंड हो जाएगा, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु। नंबर हो जाएगा, पुस्तकालय हेतु किताबों खरीदने में, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। नंबर है, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो फ्रेंड्स,
शिक्षण अधिगम की सामग्री इस तरीके से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर दिया है, अध्यापक डायरी से क्या समझते हैं? तो अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करते हैं। जो उसकी दैनंदिनी होती है वो उसकी रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन होता है, शिक्षण विधियाँ होती हैं, गृह कार्य आदि का विवरण होता है। तो फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्व अनुभव आवश्यकता तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों के प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाती है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स संस्था नियोजन से क्या अभिप्राय है, क्या लिख सकते हैं हम इसमें? हम सिर्फ अपने माइंड से अगर हम सोचें तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि संस्था की जो ज़रूरतें होती हैं, हमें जो लगता है कि हमारे विद्यालय में क्या कमी है और हमें क्या करना है, मतलब उसकी आवश्यकता जो हमें पता होगी वो कोई और थोड़ी ना पता कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक योजना बनाते हैं, उस योजना को ही ये संस्थागत योजना कहते हैं। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उस योजना को बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, डाइट के किन्हीं दो विभागों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, नंबर 2 हो जाएगा कार्य अनुभव विभाग। ये दो विभाग जो हैं वो डाइट के हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना। सेकेंड नंबर हो जाएगा वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। तो फ्रेंड्स पर्यावरण संरक्षण हेतु हम विद्यालय में ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, मीना मंच के कोई दो उद्देश्य लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर देखिए बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। सेकंड हो जाएगा बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। फ्रेंड्स बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बाल सरकार का गठन विद्यालय में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। तो बाल सरकार का गठन क्यों किया जाता है? सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। सेकेंड नंबर हो जाएगा विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। उन्मूलन का मतलब होता है निवारण करना। तो क्या क्या हो जाएगा, शिक्षकों और छात्रों तथा कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको परिचित होना और उनका समाधान करना। सेकंड हो जाएगा विद्यालय प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना, जो विद्यालय में हैं उनको भी दूर करना। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना क्यों की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के
लाभ से वंचित वर्ग, जो समाज से वंचित वर्ग हैं, उन वर्गों को विद्यालय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान खोला गया। तो फ्रेंड्स, किन वर्गों को, जो वंचित वर्ग रह गए हैं, उनको विद्यालय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।